let us today see the next very interesting topic on gravitation chapter, that is orbital velocity. ठीक है, चलिए ऑर्बिटल वेलोसिटी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग अभी देखेंगे. नाम क्या है? ऑर्बिटल वेलोसिटी मीन्स वेलोसिटी ऑफ ए सैटेलाइट और प्लैनेट इन इट्स ऑर्बिट. इसके बारे में देखना है. ऑर्बिटल वेलोसिटी पहला, ऑर्बिट किसको कहते हैं? किसी एक प्लैनेट के चारों तरफ किसी एक रास्ते में कोई एक सैटेलाइट घूम रहा है तो हो गया सैटेलाइट का ऑर्बिट अराउंड द प्लैनेट. सन की चारों तरफ किसी एक रास्ते में प्लैनेट घूम रहे हैं, हो गया ऑर्बिट ऑफ द प्लैनेट अराउंड द सन. कहने का मतलब है कि हम जिस रास्ते में कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसको ऑर्बिट कहते हैं. अब हम जानते हैं कि कोई चीज़ अगर मान लो कि कोई एक सैटेलाइट अगर किसी एक प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है तो ये सर्कुलर मोशन में है. अब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर मोशन में है तो पक्का उसके ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स है जो कि उसका वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है और डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर है. तो जब कोई एक प्लैनेट के चारों तरफ किसी एक सैटेलाइट घूम रहा है, ये हो गया प्लैनेट, और कोई एक सैटेलाइट है ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, क्या बता सकते हो व्हाट इज दैट सेंट्रीपिटल फोर्स? कौन सा फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम करता है? वो फोर्स कौन सा है? जो वेलोसिटी को परपेंडिकुलर है और टुवर्ड द सेंटर है, मतलब यहाँ इधर की तरफ है. ऐसा कौन सा फोर्स है? द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. फोर्स बिटवीन द प्लैनेट एंड द सैटेलाइट जो अट्रैक्शन फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम करता है. हाँ, ये बात तो समझ में आ गया. चलो चलिए, when a satellite orbits around, when a satellite orbits means moves around a planet, the necessary centripetal force is given by the force of gravity. बढ़िया. जो कोई चीज को सर्कुलर पाथ में घुमा रहा है, कोई प्लैनेट किसी एक सैटेलाइट को घुमा रहा है, तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे दे रहा है? बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, मतलब द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन द सैटेलाइट इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये कोई एक प्लैनेट है, हम कहेंगे कि यहाँ पर कोई एक सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है. सोचो, सैटेलाइट ऐसे घूम रहा है, क्या ऐसा हो सकता है कि कोई सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ ऐसे घूम रहा है? सोचो, अगर ऐसे हो सकता है तो सोचो इसमें क्या करेंगे. देखो, अभी ये जो आपका सैटेलाइट है उसको प्लैनेट खींच रहा है किधर को? ऐसे. तो क्या ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स हो सकता है? नहीं. सेंट्रीपिटल फोर्स किधर को होता है? टुवर्ड द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं हो सकता. आप कहोगे नहीं सर ठीक है, इसका एक कंपोनेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम करेगा. ठीक है, अगर इसका एक कंपोनेंट ऐसे काम करेगा, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में रहेगा तो इधर को भी तो रहेगा. तो होगा क्या? ये घूमते 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 ये जो आपका सैटेलाइट है वो धीरे 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 नीचे आ जाएगा. क्यों? क्योंकि फोर्स इसको नीचे खींच रहा है, उसको रोकने वाला कोई है नहीं. तो फाइनली कहां पे रुकेगा? जब ये फोर्स आपका गायब हो जाएगा. कहां पे रुकेगा ये? इट विल बी समवेयर हियर. जब ये फोर्स ऐसे हो जाएगा. क्या बात समझ में आया? तो फाइनली आप देखोगे ये फोर्स ऐसे रह जाएगा. कहने का मतलब हुआ कोई भी एक स्टेबल ऑर्बिट कैसा होता है? फॉर एवरी स्टेबल ऑर्बिट द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट हैज टू कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ द प्लैनेट. तो ये चीज पहले देखेंगे. तो क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स जैसे काम कर रहा है, देयरफॉर
therefore every stable orbit is concentric with the planet. जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल, अगर हम कहेंगे कि हमारे पास ये कोई एक प्लैनेट का फोटो दिया हुआ है, पूछेंगे इनमें से कौन कौन सा ऑर्बिट लग रहा है कि सही है। एक ऑर्बिट ऐसा है, एक ऑर्बिट ऐसा है, एक ऑर्बिट ऐसा है और एक ऑर्बिट ऐसा है। तो आपको ये नहीं हो सकता, ये बाकी सारे का सेंटर प्लैनेट के सेंटर के साथ कोइंसाइड कर रहे हैं, तो ये सब ऐसे ऑर्बिट हो सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे मतलब दूसरा वाला जो नहीं हो सकता। कोई एक ऑर्बिट को स्टेबल ऑर्बिट कब कहेंगे, जब उसका सेंटर प्लैनेट के सेंटर के साथ मैच कर जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। दूसरा हुआ पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर ये गया 1, अब देखेंगे पॉइंट नंबर 2। द वेलोसिटी with which the satellite rotates in an orbit is called the orbital velocity। कोई एक सैटेलाइट जिस वेलोसिटी में घूम रहा है किसी एक ऑर्बिट में, उसको कहते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, सिंपल सा चीज है। जिस पेड़ में आम होता है उसको आम का पेड़ कहते हैं। क्या बोलना है सबको मालूम है, तो लिखने के लिए लिख दिया। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी से कोई सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में घूमता है उसको क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। हाँ, सिंपल है। अब हमें निकालना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है और कितना है। चलो ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम एक नाम देते हैं v0। तो आप कहोगे कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या है, इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अभी तो थोड़ी देर पहले देखे कि जब कोई सैटेलाइट घूम रहा है, जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इट इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अगर हम कहेंगे कि ये हो गया कोई एक प्लैनेट, गंदा सा ये वाला हो गया एक प्लैनेट, और ये हो गया कोई छोटा सा सैटेलाइट जो इसके चारों तरफ घूम रहा है, ठीक है, ये इसके चारों तरफ घूम रहा है, तो इसका कुछ जो वेलोसिटी होगा उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल वेलोसिटी। मान लो कि सैटेलाइट का मास m है और प्लैनेट का मास m है, और प्लैनेट से ये सैटेलाइट कितने दूर पे है, इसे r हो गया रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। ये जो ऑर्बिट में घूम रहा है उस ऑर्बिट का रेडियस r है। सपोज मानते हैं इसे। So let a satellite of mass m, small m, is revolving around a planet of mass m in an orbit of radius r with a speed v0। पता करना है v0 कितना है। चलिए, तो आप कहोगे कि m v0 का स्क्वायर बाई r, ये हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स, इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, g बड़ा m छोटा m बाई r स्क्वायर। तो ये छोटा m था मास ऑफ द सैटेलाइट, कैंसिल हो गया, मिला v0 इज इक्वल टू gm बाई r का रूट ओवर। सो द ऑर्बिटल वेलोसिटी इज गिवन बाय gm रूट ओवर ऑफ gm बाई r। m क्या है, m इज मास ऑफ प्लैनेट, r इज रेडियस ऑफ ऑर्बिट, थोड़ा ध्यान से सुनना, बहुत सारी चीज पढ़ाना है, इसलिए मैं क्या करता हूँ हर एक चीज को एक एक बार बोल के निकल जाता हूँ। थोड़ा ध्यान से सुनो, कहीं तकलीफ होगा तो बोलना। रेडियस ऑफ ऑर्बिट। कमिंग बैक टू द टॉपिक अगेन, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है, जिस वेलोसिटी में कोई सैटेलाइट किसी एक ऑर्बिट में घूम रहा है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी कह रहे हैं। कैसे निकालते हैं, पूछेगा कि डिराइव एन एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, 2 मार्क। अच्छा, तो हम जानते हैं कि कोई चीज जब किसी एक प्लैनेट की चारों तरफ घूमता है उसको एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत है। वो सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलता है, फ्रॉम द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर कोई सैटेलाइट ऑफ मास स्मॉल m
is moving around a planet of mass capital M in an orbit of radius r with the speed v0, then mv naught square by r is equal to gmm by r square. m कैंसिल हो गया, बाकी रह गया ये ऑर्बिटल वेलोसिटी। कितना सिंपल है। क्या ये डेरिवेशन आएगा तो आप कर पाओगे? क्यों नहीं कर पाओगे? ये सिंपल है। अब इसमें बताओ, एक छोटा सैटेलाइट का स्पीड ज्यादा होगा कि बड़ा सैटेलाइट का स्पीड ज्यादा होगा? छोटा हो या बड़ा हो, एम का वैल्यू कुछ भी हो, वो तो दो सबसे गया। ये तो मास ऑफ प्लैनेट है, सैटेलाइट की मास का कोई मतलब ही नहीं है ना। अच्छा, ये हो गया ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक, पॉइंट नंबर 3, ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। आप कहोगे कि ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी क्या है? इट इज v ऑर्बिटल वेलोसिटी बाय रेडियस, क्योंकि आपको मालूम है कि v नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट इंटू r। तो क्या एंगुलर वेलोसिटी में घूम रहा है? गिवन बाय दिस v नॉट बाय r। नेक्स्ट, थोड़ा इसको अगर और भी हम सजा के लिखेंगे तो मिलेगा ओमेगा नॉट इज 2 पाई बाई टी नॉट। टी क्या है? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, है ना, ऑफ रिवोल्यूशन। मतलब ये जो आपका सैटेलाइट है, उसको प्लैनेट के चारों तरफ एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगता है, उसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन टी नॉट। थोड़ा सा इसको सजा के लिखेंगे, थोड़ा होल्ड करिए। टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन, तो यहां पे मैं थोड़ा इसको ऐसे लिखना चाहता हूं। आई कैन राइट इट एज ओमेगा नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट का स्क्वायर बाई आर। क्यों लिख रहे हैं सर ऐसे? कुछ मुझे आसान होगा करने में। अब देखो, ये वी नॉट का स्क्वायर कितना हो गया? वी नॉट का स्क्वायर रूट ओवर रूट निकल जाएगा, जी एम बाई आर। सो इट इज कमिंग आउट टू बी जी एम बाई आर। और पहले से एक आर था, नहीं, पहले एक आर था, तो ये वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, सॉरी, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया वी नॉट का स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वी नॉट की स्क्वायर की जगह लिखे जी एम बाई आर, और पहले से क्या था? पहले था आर स्क्वायर, तो मिलके हो गया आर क्यूब। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं 2 पाई बाई टी का स्क्वायर। क्यों? ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी। सो इट इज कमिंग आउट टू बी जी एम बाई आर क्यूब, जी नॉट बाई आर क्यूब। अभी हाँ बोलो, यू हैव एनी डाउट इन दिस? हाँ बोलो। हाँ देखो, ओमेगा नॉट का वैल्यू हो गया वी नॉट बाई आर, ओमेगा नॉट का स्क्वायर हो गया वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। वी नॉट स्क्वायर का वैल्यू कितना है? वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर हो जाएगा जी एम बाई आर, है कि नहीं? तो यहां पर लिख दिए जी एम बाई आर, और नीचे था ऑलरेडी आर स्क्वायर, आर स्क्वायर और आर मिलकर हो गया जी एम बाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसमें से देखो 2 पाई ये कांस्टेंट, जी एम दे आर कांस्टेंट्स, हम कहेंगे ये टी को इधर ले आओ, आर क्यूब को इधर ले आओ, तो क्या मिलेगा? देखो तो टी स्क्वायर, ठीक है ना, टी स्क्वायर। में इसको उल्टा कर देता हूं, थोड़ा कुछ लोगों को समझने में दिक्कत होता है, तो लेट अस मेक इट लाइक दिस। हम कहेंगे उल्टा कर देते हैं, टी स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, उल्टा कर दिए, इज इक्वल टू आर क्यूब बाय जी एम। ठीक है, अब इससे देखो तो ये चीजें कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इससे ये पता चलता है कि टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। तो ये हो गया इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। आगे चल के जब हम केपलर्स लॉ पढ़ेंगे, इसके बलबूते पर ये भी एक क्वेश्चन आ जाता है। तो क्या देखें, जब कोई एक सैटेलाइट किसी एक प्लैनेट के चारों तरफ घूम रहा है, घूमने के लिए उसको कुछ टाइम लग रहा होगा, से 1 टाइम पीरियड का टाइम है टी,
और जो रेडियस है r, तो t स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। ये चीज हुआ आपको याद रखने वाली एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएंगे। समझ में आया? तो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ द रेडियस। ये हो गया ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी एंड टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इन ऑर्बिट। अब काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी तो होता है हाफ m/v0 का स्क्वायर। ये हो गई हमारा कोई एक प्लैनेट, ये हो गई उसका मास, ये हो गई सैटेलाइट जो कि m मास का है, v0 स्पीड में घूम रहा है। काइनेटिक एनर्जी किसका? काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। कोई सैटेलाइट है, मास m है, v0 स्पीड में जा रहा है, तो हाफ m स्क्वायर, सिंपल सा है। जबकि v0 का वैल्यू हमें मालूम है, अभी अभी निकाले हैं, आप लोग याद नहीं रखे होंगे, बट ये था रूट ओवर ऑफ g कैपिटल M बाय r। r क्या था? r वाज नथिंग बट द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। r क्या था? रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। किस ऑर्बिट में घूम रहा है? अच्छा, तो वैल्यू डाले, v0 का स्क्वायर मतलब रूट ओवर निकल जाएगा। क्या मिलेगा? g कैपिटल M स्मॉल m बाई 2r। यस, ये हो गया काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, सपोज ये जो काइनेटिक एनर्जी निकला, इसको मैं कहता हूं k। क्यों ऐसे कहते हैं? अरे कहने में क्या है, मानने में तो सब कुछ होता है। मान लेते हैं कि k है, इतना बड़ा चीज जहां लिखना पड़ेगा, मैं वहां पर k लिख दूंगा। ठीक है, सपोज k है, काइनेटिक एनर्जी क्या है? k। अच्छा, व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। और आपको याद होगा कि पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते थे? इट वाज मास इनटू पोटेंशियल ऑफ द ऑर्बिट। VO क्या है? देखो यहां पर बार बार मैं V लिख रहा हूं, एक छोटा v, एक बड़ा v। ये था ऑर्बिटल वेलोसिटी, ये क्या था? पोटेंशियल एट द ऑर्बिट। और आप पढ़े होंगे लास्ट क्लास, पोटेंशियल क्या था? कोई m मास से r डिस्टेंस में पोटेंशियल होता था माइनस gm बाई r। ठीक है ना? और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? mv0। तो क्यों ना हम इसको थोड़ा इधर उधर करके नीचे लिख दें इसकी जगह में। यस, चलो आ जाओ भाई, तू इधर, यू गो हियर। You know v0, the potential at the orbit is nothing but minus gm by r। ठीक है, ये है पोटेंशियल एट द ऑर्बिट। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा सैटेलाइट का? m इंटू v0। m इंटू v0 मतलब इट इज कमिंग आउट टू बी, ये था माइनस gm by r, और इसके साथ m मल्टीप्लाई करो, माइनस gm by r। यस, काइनेटिक एनर्जी मिल गया, पोटेंशियल एनर्जी मिल गया। काइनेटिक एनर्जी कैसे मिला? मास इनटू स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिटल स्पीड। पोटेंशियल एनर्जी कैसे मिला? मास इनटू पोटेंशियल इन द ऑर्बिट। अब एक इंटरेस्टिंग चीज यहां पर छुपा हुआ है, थोड़ा नोट करिए। काइनेटिक एनर्जी था कितना? इट वाज gmm by 2r, जिसको हम k कहते थे। तो gmm by r कितना होगा? 2 इधर आ जाएगा, gmm by r की जगह लिखेंगे 2k। अच्छा, gmm by r की जगह अगर 2k लिखेंगे, इसके जगह 2k लिखेंगे, तो ये क्या बनेगा? माइनस 2k। ये है इंटरेस्टिंग चीज। क्या याद रखना है? कोई नहीं पूछेगा फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट इन द ऑर्बिट। नो, दे विल आस्क यू और दे विल चेक वेदर यू नो और नॉट। क्या कि अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है और उसका काइनेटिक एनर्जी k है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना है? माइनस 2k। क्या बात समझ में आया? यस, तो क्या याद रखेंगे? 10 when a satellite rotates with kinetic energy k,
इट्स पोटेंशियल एनर्जी कितना है -2k। दूसरा इट्स टोटल एनर्जी। अब ये टोटल एनर्जी क्या है? अब टोटल एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज इक्वल टू k प्लस -2k इज इक्वल टू -k। जब कोई चीज को एस्केप वेलोसिटी में फेंक रहे थे टोटल एनर्जी क्या था? 0। अब जब कोई चीज घूम रहा है उसका टोटल एनर्जी क्या है? नेगेटिव। ये नेगेटिव आने से उसको कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। जब कोई चीज किसी का टोटल एनर्जी नेगेटिव रहता है तो बंधा हुआ रहता है, बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। खैर इसको बाद में देखेंगे। अगर कोई सैटेलाइट घूम रहा है उसका काइनेटिक एनर्जी k, तो याद रखना है पोटेंशियल एनर्जी -2k है और टोटल एनर्जी -k है। बस सीधे सीधे इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। वो जो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हुआ इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आता, यूजुअली पूछते नहीं है। तो वी हैव अंडरस्टूड नाउ द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, है ना। नेक्स्ट ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 4। फिर आया पॉइंट नंबर 5। अब हमें देखना ये है कि ये जो सैटेलाइट घूम रहा है किसी एक प्लैनेट की चारों तरफ, उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हमें समझना है कि हाउ इट इज लॉन्च्ड। हम कहेंगे कि ये जो सैटेलाइट है, सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज ए प्लैनेट, और यहां से हम कोई चीज को अगर हम फेंकेंगे, धीरे से फेंकेंगे ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, थोड़ा और जोर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, और जोर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, और जोर फेंकेंगे तो ऐसे जाएगा ऐसे गिरेगा, गिरेगा गिरेगा गिरेगा। अरे गिर तो रहा है लेकिन पहुंच नहीं रहा है। क्यों भी गिर रहा है और आज का सरफेस और प्लैनेट का सरफेस भी तो मुड़ रहा है, तो ये चलते रह जाएगा चलते रह जाएगा चलते रह जाएगा। So it keeps on moving। अब सोचो तो कोई सैटेलाइट घूम रहा है अर्थ की चारों तरफ, उसको चलाए रखने के लिए ऑर्बिट में जो फ्यूल की जरूरत है, कौन सा फ्यूल यूज होगा, कौन जाके डालेगा उसमें फ्यूल, कैसे डालेंगे फ्यूल? पेट्रोल से चलेगा कि डीजल से चलेगा कि क्रायोजेनिक गैस से चलेगा? अरे भाई कोई फ्यूल की जरूरत नहीं। देखो ये चीज गिर रहा है तो गिर रहा है, कंटिन्यूअसली गिर रहा है, उसको कोई फ्यूल की जरूरत है क्या? चंदा मामा धरती माँ के चारों तरफ घूम रहा है, क्या बीच बीच में जाके हम चंदा मामा को पेट्रोल डाल के आते हैं? अरे नहीं, वो चलते रहेगा चलते रहे, कोई फ्यूल की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, ये कंटिन्यूअसली गिर रहा है, पहुंच नहीं पा रहा है। क्यों नहीं पहुंच पा रहा है आपको समझ में आ गया, लेकिन ये गिर रहा है कंटिन्यूअसली, ठीक है, क्योंकि ये गिरने की कोशिश करता है, आज का सरफेस भी तो मुड़ जाता है। तो ये सैटेलाइट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी, इट इज ए सैटेलाइट इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ए सैटेलाइट is a freely falling body। अब कोई चीज फ्रीली फॉल कर रहा है, थोड़ा सोचो तो, किसी एक वेइंग मशीन पे आप अगर खड़े होके अपना रीडिंग लोगे तो कुछ तो मिलेगा, कुछ मिलेगा, यहाँ पे कुछ रीडिंग मिलेगा। लेकिन सोचो इस वेइंग मशीन पे खड़े हुए आप किसी छत से गिर गए, जब रास्ते में गिर रहे होगे रीडिंग क्या आएगा यहाँ पे? क्या वेइंग मशीन पे कोई प्रेशर आएगा? आप तो फ्रीली गिर रहे हो, प्रेशर नहीं आएगा तो रीडिंग आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर हम फिजिक्स लगा के साइंस स्टूडेंट की तरह बात करें तो हम कहेंगे जो रीडिंग इसमें आता है, क्यों आता है? ये कितने जोर से प्रेस कर रहा है इसलिए आता है। ये कितने जोर से प्रेस कर रहा है, ये आदमी इसको कितने जोर से प्रेस कर रहा है। अब जितने जोर से प्रेस कर रहा होगा ये भी तो उसको उतनी जोर से प्रेस कर रहा होगा। ठीक है, आदमी का फ्री बॉडी डायग्राम देखते हैं। ये आदमी नीचे गिर रहा है, फ्रीली गिर रहा है, तो हम कहेंगे इसका वेट तो mg है, और क्योंकि नीचे गिर रहा है उसका ऊपर जो स्यूडो फोर्स होगा वो भी ऊपर की तरफ होगा, लेकिन फ्रीली गिर रहा है तो ag के बराबर है, ये हो गया mg। अब देखो n प्लस mg अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू mg, n प्लस mg इज इक्वल टू mg। क्या मतलब हुआ? n is 0, it is not pressing the machine, there will be no reading। So when you are freely falling, what is your weight? 0। अब ये सैटेलाइट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, व्हाट इज द वेट ऑफ द सैटेलाइट? 0। व्हाट इज द वेट ऑफ ए पर्सन इनसाइड द सैटेलाइट? 0। हर एक का वेट 0 हो जाएगा।
क्या ये बात मैं आपको समझा पा रहा हूं? यस। तो हम कहेंगे, क्या कहेंगे यहाँ पे? कहेंगे कि ये कोई एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी है। सो एवरीथिंग inside a satellite, everything inside a satellite feels weightless. क्यों? क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, feels weightless, लगेगा कि उसका कोई वेट नहीं है। weightless in the gravitational field, क्योंकि हमें हमारा जो वेट का फीलिंग आता है किसके लिए आता है? बिकॉज ऑफ द प्लैनेट ऑन विच वी आर स्टैंडिंग। लेकिन उसी प्लैनेट के ग्रेविटेशनल फील्ड में, इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ प्लैनेट, क्योंकि वो प्लैनेट की तरफ गिर रहा है, मैं वेइंग मशीन पे खड़े होके धरती की तरफ गिर रहा हूं, तो जब मैं गिर रहा हूं तो अर्थ का, धरती का ग्रेविटेशनल फील्ड के चलते मेरा वेट तो जीरो हो जाएगा। लेकिन जब मैं वेइंग मशीन के ऊपर खड़े होकर गिर रहा हूँ, अर्थ के लिए मेरा कोई वेट नहीं हुआ, लेकिन वो जो मशीन है, मशीन और मेरे बीच में भी तो एक अट्रैक्शन है, उस अट्रैक्शन के चलते वो धीरे से चिपक के लगा हुआ, थोड़ा सा कुछ रीडिंग आएगा, मतलब उसके अंदर कोई चीज है, उसके ऊपर कुछ अगर वेट का फीलिंग आएगा, इट इज बिकॉज ऑफ द सैटेलाइट, सैटेलाइट के चलते आएगा, नहीं तो धरती के चलते कुछ नहीं आएगा। I'll tell you one more interesting thing, थोड़ा समझने की कोशिश करो। सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज अर्थ, ये हो गया मून। आप अगर मून पे खड़े हो किसी एक वेइंग मशीन पे, तो आपको अर्थ खींच रहा है कि नहीं खींच रहा है? जब आप मून पे हो, क्या आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो? कितने दूर में ग्रेविटेशनल फील्ड खत्म हो जाता है? नहीं, मून इज ए नेचुरल सैटेलाइट टू अर्थ। मून को भी अर्थ पकड़ के घुमा रहा है। ये मत सोचना कि इतने दूर जाएंगे तो हम अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो मून पे अगर आप पहुंचे, तो जब आप मून पे पहुंचे तब भी आप अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में हो। सपोज ये है मून और आप मून पे खड़े हो, यहाँ पर जो रीडिंग आएगा तो आपको ये भी खींच रहा है, कौन? अर्थ, और मून भी खींच रहा है। तो जो रीडिंग आएगा, क्या ये अर्थ के लिए आएगा कि मून के लिए आएगा कि दोनों के लिए आएगा? When you are standing on a weighing machine on moon, the reading in the machine is due to earth or due to moon or both, क्योंकि आप भली भांति अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर हो। हाँ सर, ये भी तो खींच रहा होगा, ये भी तो खींच रहा होगा, दोनों खींच रहे होंगे। हाँ, यू आर वेरी करेक्ट, बट मून इज मूविंग अराउंड अर्थ, तो इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ द बॉडी हियर विल फील वेटलेस, तो ये वाला फोर्स का फीलिंग नहीं आएगा, इसलिए मैं लिखा हूं so everything inside a satellite feels weightless, किसमें? in the gravitational field of planet, इसके चलते कोई वेट नहीं आएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली इसके तरफ गिर रहा है, मून के तरफ गिर नहीं रहा है, मून के ऊपर खड़ा है, तो जो रीडिंग आएगा सिर्फ मून के लिए आएगा। समझ में आया? तो लिखेंगे weight of a body on moon, therefore weight of a body on moon is only due to moon, though it is in the gravitational field of earth। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस। और आप जानते हो ना, आप जानते हो जब ये समुद्र किनारे कभी गए होगे तो आप देखोगे दिन के 12 बजे जब सूरज एकदम ऊपर है तब उतने बड़े बड़े लहर नहीं आते हैं, लेकिन रात में जब चांद सर पे है बड़े बड़े लहर आते हैं, पूर्णिमा के दिन पे बड़े बड़े लहर आते हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि सन तो चांद से काफी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, इतना ज्यादा है कि क्या कहें। अगर हम कहेंगे ये मून है, ये सन है, तो यहाँ पर कोई एक चीज को मून जितने जोर से खींचता है, सन उसका 375 टाइम जोर से खींचता है।
The gravitational field of sun is very strong as compared to that of moon on a particle on earth. आप खड़े हो, आपको मून भी खींचेगा। मान लो मून आपको खींच रहा है जितने फोर्स में, उसको हम कहेंगे F। तो सन कितने जोर से खींच रहा है मालूम है? 375 F। सन बहुत दूर पे है, फिर भी इतना बड़ा है कि इतने जोर से वो खींचता है। तो जब दिन के दोपहर में सन सबके ऊपर है तो पानी को भी खींचेगा, तो पानी में तो बड़े बड़े लहर्स बनना चाहिए, नहीं बनता। लेकिन रात में जब मून है तब बड़े बड़े लहर्स बनते हैं। बिग टाइड्स कॉमन्स। व्हाई? लोग पूछेंगे सन तो इतना पावरफुल है, उसके लिए नहीं बनता, मून के लिए क्यों बनता है? क्यों? इसलिए क्योंकि अगर ये सन है और अर्थ उसके चारों तरफ घूम रहा है, तो अर्थ इज ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी टुवर्ड्स सन। अर्थ कंटिन्यूअसली सन की तरफ गिरने की कोशिश कर रहा है, तो एवरीथिंग ऑन सन, एवरीथिंग ऑन अर्थ फील्स वेटलेस इन द फील्ड ऑफ सन, क्योंकि ये गिरने की कोशिश कर रहा है और मून इसके चारों तरफ है ही नहीं। तो क्योंकि अर्थ कंटिन्यूअसली इसके चारों तरफ गिरने की घूम रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली सन पे गिरने की कोशिश कर रहा है, तो अर्थ पे कोई भी चीज सन की ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई वेट फील नहीं करता, तो इसलिए इनके ऊपर कोई फोर्सेस नहीं आते हैं। लेकिन मून के चलते, हाँ मून के चलते आते हैं, ठीक है। इट इज केस ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडीज। ये था पॉइंट नंबर 5। फिर हम देखेंगे व्हाट इज पॉइंट नंबर 6। पॉइंट नंबर 6 में हम देखेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। जियो मीन्स अर्थ, स्टेशनरी ए सैटेलाइट विच इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। मतलब आपको मैं देख रहा हूं मेरे सामने अभी यहाँ पे एक डेस्क रखा हुआ है, तो ये डेस्क स्टेशनरी मैं देख रहा हूँ कि रेस्ट में है। एक्चुअली वो रेस्ट में नहीं है। क्या है कि अर्थ तो अपनी चारों तरफ घूम रहा है, सन की चारों तरफ घूम रहा है, लेकिन मैं भी तो ऐसे ही घूम रहा हूँ, हम दोनों का मोशन बराबर है, तो मुझे लगता है कि ये रेस्ट में है। तो जैसे डेस्क मुझे स्टेशनरी दिखना है, ऐसे कोई अगर सैटेलाइट हमें स्टेशनरी दिखे तो हम उसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। व्हाट माय पॉइंट? मतलब आप देखोगे कि आपको दिखेगा कि वो सैटेलाइट घूम नहीं रहा है, आप अचंभा हो जाओगे, तो ये घूमना चाहिए, गिर तो फिर घूम क्यों नहीं रहा है, तो गिर जाना चाहिए, गिर क्यों नहीं रहा है? हुआ क्या है, वो आपके साथ साथ घूम रहा है। आप जितने जोर से घूम रहे हो उतनी जोर से घूम रहा है, आपको लग रहा है हरदम कि आपकी सर के ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स। इट इज ए सैटेलाइट, it is a satellite which appears to be at rest with respect to a point on earth, with respect to any point on earth। जब भी देखो अरे यहाँ पर रेस्ट में है, लेकिन हम बोल रहे हैं कि सैटेलाइट तो घूमता है। कोई सैटेलाइट अगर घूमता है हमारे चारों तरफ, तो हम अगर यहाँ से देखेंगे तो हमें दिखेगा यहाँ था, अब इधर चला गया, हमें तो दिखेगा कि घूम रहा है। रेस्ट में कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? अगर हम कहेंगे कि ये हो गया प्लैनेट और ये प्लैनेट ऐसे घूम रहा है और ये जैसे घूम रहा है, सैटेलाइट भी अगर ऐसे ही घूम रहा है, तो जब आप यहाँ पे थे सैटेलाइट यहाँ पर था, ये आप यहाँ थे सैटेलाइट यहाँ पे था, ये यहाँ पे थे यहाँ, मतलब हरदम सर के ऊपर होते होते घूम रहा है, तो हम कहेंगे लगेगा कि हमारे साथ चल रहा है, स्टेशनरी है। इसको कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, ठीक है। मतलब ऐसा एक सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी क्या होना चाहिए? सेम एज दैट ऑफ अर्थ। Such satellites have orbital angular velocity same as Earth,
ये अर्थ है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट भी ऐसे ही जाएगा तभी ना हमारे साथ साथ लगेगा। मैं ऐसे ऐसे घूम रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा है, कभी भी हमें स्टेशनरी लग सकता है क्या? नहीं। तो अराउंड द इक्वेटर में उसको जाना चाहिए। अर्थ ऐसे घूम रहा है, सैटेलाइट भी ऐसे घूम रहा है, ये जितनी जोर से घूम रहा है वो उतनी जोर से घूम रहा है। मतलब हुआ ये 10 10 10 ओमेगा ओ, दैट इज ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी of a geostationary satellite is equal to omega s, that is, और ओमेगा that is equal to कितना? अर्थ का एंगुलर वेलोसिटी। अर्थ को अपनी जरूरत तरफ एक बार घूमने के लिए 24 घंटा लगता है भैया, तो हम कहेंगे एंगुलर वेलोसिटी हो गया 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर। तो कोई जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का एंगुलर वेलोसिटी कितना है? 2 पाई बाई 24 रेडियन पर आवर। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को अर्थ के चारों तरफ एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? अरे जितना समय अर्थ को लगता है, क्योंकि दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं। ये अक्सर पूछते हैं, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट? मतलब कोई एक जियोस्टेशनरी सैटेलाइट को एक बार घूम के आने के लिए कितना समय लगेगा? जितना समय अर्थ को लगता है। कितना लगता है? 24 घंटा। तो याद रखना है, द टाइम पीरियड ऑफ ए जियोस्टेशनरी सैटेलाइट, थोड़ा सा जगह बना लेता हूँ, ये थोड़ा ज्यादा गंदा हो गया। हाँ, द टाइम पीरियड ऑफ 2 पाई बाई 24, और सिंप्लीफाई करो तो इसको पाई बाई 12 लिख सकते हो। Thus, the time period of a geostationary satellite is 24 hours, 24 घंटे में एक बार घूम लेता है। ठीक है। अब ये जियोस्टेशनरी सैटेलाइट क्या काम के आते हैं? अब देखो, कोई सैटेलाइट अगर आपकी सर के ऊपर फिक्स्ड है, अभी आप कल देख रहे हो कि शादी वगैरह में ड्रोन कैमरा उड़ाते हैं, ड्रोन उड़ के आपके ऊपर जाते रहता है, आपके फोटो वोटो लेते रहता है। तो वैसे ही कोई सैटेलाइट आपके ऊपर सेट कर देंगे तो फोटो ले सकता है, गूगल मैप ले सकता है, काफी चीजें ले सकता है ना। तो ये जो सैटेलाइट है, ये सैटेलाइट किस काम में लगता है? ये लगता है किस काम पे? यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। It is mostly used for communication. जैसे बाकी और भी सैटेलाइट रहते हैं, स्पाई सैटेलाइट्स रहते हैं, जो घूम घूम के आपका वेदर बता रहा है, इधर ये हो रहा है, उधर ये हो रहा है, वेदर बताता है। वो सैटेलाइट घूम घूम के देख के आ जाता है, 24 घंटे पहले घूम के आ जाता है ना। और तो ये होता है मोस्टली यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन। कहाँ होता है? इक्वेटोरियल प्लेन में। लिखे कि नहीं लिखे? इक्वेटोरियल प्लेन बोल के लिखे ना, इन द अलोंग द इक्वेटर। हाँ फाइन, ये इक्वेटर में ही घूमता है। नाम सुने हुए हमारा PSLV, GSLV, जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो जो बहुत किस्म के लॉन्च व्हीकल होते हैं, GSLV-1, CSLV-2, ऐसे करके सारे लॉन्च व्हीकल हम जो छोड़ते हैं, कहाँ से छोड़ते हैं? नाम सुने हुए श्रीहरिकोटा। श्रीहरिकोटा से छोड़ते हैं। कहाँ है श्रीहरिकोटा? श्रीहरिकोटा ये श्रीहरिकोटा कुछ यहाँ पे, ये इट इज समवेयर हियर, ये जोन में इट इज 22 किलोमीटर इन द सी, समंदर के अंदर ये जगह है। ये जगह जहाँ से इक्वेटर जा रहा है, इस जगह से इक्वेटर जा रहा है, तो हम वहाँ से सारी चीज छोड़ते हैं, तो उसको ऑर्बिट में छोड़ना आसान हो जाता है। तो ऑर्बिट इज पासिंग क्लोज टू दैट 22 किलोमीटर इन द सी नियर तमिलनाडु, उसमें है। तो हम सारा सैटेलाइट वहां से लॉन्च करते हैं। मतलब जिन जिन देशों में इक्वेटर नहीं है, कोई देश यहाँ पे, कोई देश यहाँ पे, उसका अपना जियोस्टेशनरी सैटेलाइट हो ही नहीं सकता। मतलब रखेगा तो रखेगा, देश इधर, सैटेलाइट इधर, कैमरा इधर, ऐसे हो जाएगा। अच्छा, इतने सारे का जियोस्टेशनरी, चाहे वो US हो, जापान हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, कोई भी, सबका सैटेलाइट इसी पे ही होगा।
अब इतने सारे सैटेलाइट एक दूसरे से नहीं टकरा जाएंगे? नहीं टकराएंगे। क्यों? क्योंकि सारे बराबर स्पीड में चल रहे हैं। किसी एक ऑर्बिट में सबका स्पीड बराबर है। अगर सबका स्पीड बराबर है तो टकराव क्यों होगा? सब तो बराबर स्पीड में जा रहे हैं, तो कोई टकराव नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारे अपने अपने ऑर्बिट में चलते रहते हैं। हाँ, इसको कम्युनिकेशन सैटेलाइट क्यों कहते हैं? अब देखो, जो आप वगैरह आप FM रेडियो वगैरह देखते हो, सपोज ये है अर्थ, यहाँ पर कोई एक रेडियो स्टेशन है, वो क्या करता है, यहाँ से ब्रॉडकास्टिंग कर रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जा रहा है, और आप जानते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स सीधे सीधे जाते हैं। आप अगर यहाँ पे हो तो आपका रेडियो का एंटीना इसको पकड़ लेगा और आप गाना सुन पाओगे। सपोज यू आर हियर, आप देखो तो ये सिग्नल तो ऐसे जा रहा है, बड़े ऊंचे ऊंचे एंटीना लगाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो बनता नहीं है। कैसे करेंगे? फिर इसके लिए क्या करते हो लोग? ऐसे नहीं करते। वो क्या करते हैं, यहाँ पर रास्ते में और एक रिसीवर लगा देते हैं। क्या? एक रिसीवर लगाते हैं। एक रिसीवर, ये हो गया ट्रांसमीटर, ये हो गया रिसीवर। ये रिसीव करेगा, फिर उल्टे तरफ ट्रांसमिट करेगा, फिर से ऐसे छोड़ेगा। फिर यहाँ पर कोई रहेगा, वो रिसीव करेगा, वो इधर को ट्रांसमिट करेगा, ऐसे ऐसे आएगा। तो ऐसे करके सिग्नल को पूरा घुमाते हैं ताकि पीपल कैन सी, बट दैट इज क्वाइट एक्सपेंसिव। जो हमारा मेगाहर्ट्ज में आता है जो FM रेडियो वगैरह, वो उसका रेंज कितना मालूम है? 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर से ज्यादा अगर हो जाएगा तो अर्थ का कर्वेचर से पार हो जाएगा। आपको सुनना है तो बड़े ऊंचे ऊंचे टावर लगाना पड़ेगा, तभी जाके सुन पाओगे। ओनली 80 किलोमीटर से। तो फिर वो सिग्नल दूर पहुंचाने की क्या, ऐसा करो, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर, ट्रांसमीटर रिसीवर, ऐसे करके बनाओ। बट दैट इज अगेन अनदर एक्सपेंसिव थिंग, मेंटेनेंस चलता है। अगर हम क्या करते हैं, ये सब करने की बजाय किसी एक प्लैनेट के ऊपर एक सैटेलाइट, एक लगाया ट्रांसमीटर, और यहाँ पर बैठा दिया जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, और ये सिग्नल ये ले लिया। यहाँ से लेने के बाद ये यहाँ से भेजेगा अगर सिग्नल, तो देखो कितना वाइड रेंज को कवर कर रहा है। ये जितना ऊपर रहेगा उतना दूर तक कवर करेगा। मान लो यहाँ पे इट विल कवर अप टू ए वेरी वाइड रेंज, है कि नहीं? एक सैटेलाइट बहुत सारे एरिया को कवर कर रहा है सिग्नल से। सो कम्युनिकेशन के लिए इस किस्म की सैटेलाइट को हम लोग यूज करते हैं। दे आर कॉल्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट। कोई एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का ऑर्बिट क्या होना चाहिए? हाँ, सिंपल है, ठीक है। एज ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, हम थोड़ी देर पहले बताए थे, इट वाज gm/r³। तो और इसका वैल्यू कितना है? 2π/24 और π/12। तो यहां से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं। r क्या है कि कौन से ऑर्बिट में छोड़ेंगे तो स्टेशनरी लगेगा। सो फ्रॉम दिस value of radius of orbit of a geostationary satellite can be found। समझ में आया? तो ऑर्बिटल वेलोसिटी में हम लोग काफी सारी चीजें देखें। पहले देखिए व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ ऑर्बिटल वेलोसिटी, व्हाट इज द एक्सप्रेशन ऑफ स्टेबल ऑर्बिट, जो कि प्लैनेट के साथ कंसेंट्रिक होता है। ऑर्बिटल वेलोसिटी √gm/r निकला कैसे? बिकॉज द सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ऑर्बिटल वेलोसिटी से हम निकाल दिए ऑर्बिटल एंगुलर वेलोसिटी, और फिर निकाले टाइम पीरियड। देखे कि द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द रेडियस, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू r³। फिर हम देखे काइनेटिक एनर्जी अगर k है तो पोटेंशियल एनर्जी है कितना? -2k। टोटल एनर्जी हुआ -k। नेक्स्ट हुआ एवरीथिंग ए सैटेलाइट इज ए फ्री फॉलिंग बॉडी, सो एवरीथिंग इन ए सैटेलाइट फील्स वेटलेस इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द प्लैनेट। फिर देखे हम लोग जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, जो कि किसी एक पॉइंट से हमें लगता है कि स्टेशनरी है फ्रॉम अर्थ, तो हम इसको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे। कैसे घूमता है वो? इक्वेटोरियल प्लेन में घूमता है। क्या स्पीड में घूमता है? उसका एंगुलर स्पीड अर्थ का एंगुलर स्पीड के बराबर होता है। और उसका रेडियस क्या होता है? इस फॉर्मूले से हम r का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें मास ऑफ अर्थ मालूम है और रेडियस ऑफ अर्थ मालूम है, सॉरी मास ऑफ अर्थ मालूम है, g मालूम है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट कैन बी फाउंड, रेडियस ऑफ ऑर्बिट r कैन बी फाउंड फ्रॉम दिस। ठीक है, बढ़िया। अब हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज
केप्लर्स लॉ। सर जोहान्स केपलर बहुत बड़े एक फिजिसिस्ट थे और न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो काफ़ी देर में निकला। केपलर ये सब चीज़ों के बारे में बता चुके थे उससे 300 साल पहले। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर की एंड में, लेकिन शुरू होना चाहिए पहले केपलर फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। केपलर जो प्लैनेटरी मोशन की स्टडी किए उसके 300 साल बाद आया लॉ ऑफ ग्रेविटी। तब gm/r² करके कोई फॉर्मूला किसी को मालूम नहीं था। तो फिर ये केपलर जी महाराज क्या कर रहे थे? सर जोहान्स केपलर एक बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे और पढ़ाई में बहुत इंटरेस्ट था। बड़े बड़े टेलीस्कोप बनाए हुए थे और वो टेलीस्कोप से उनके कुछ स्टूडेंट्स लेबोरेटरी में बैठ के वो कुछ प्लैनेट का मोशन को देख रहे थे। बस जिंदगी देखने में गुजार दी, पूरा जिंदगी, पूरा का पूरा जिंदगी, और डाटा नोट करते रहे। साल का, ये महीना का, ये तारीख का, ये समय, इतना मिनट, इतना सेकंड में फलाना प्लैनेट फलाना जगह पे है, फलाना प्लैनेट फलाना जगह पे है। ऐसे करके खाली डाटा लिखते गए, खाली लिखते गए डाटा, कुछ कंक्लूजन नहीं निकला। अगर हम कहेंगे कि कोई एक पार्टिकल का मोशन देख रहे हैं, कोई एक पार्टिकल मंडे को यहाँ पे था, ट्यूसडे यहाँ पर था, वेडनेसडे यहाँ पर था, 10 बजे यहाँ पर था, यहाँ था, ऐसे करके पूरा डाटा नोट किए और फिर बाद में इतनी सारा डाटा नोट करने के बाद जब हम ग्राफ किए पता चला अरे वो पार्टिकल तो ऐसे ऐसे घूम रहा था। नहीं मतलब वो पार्टिकल ऐसा कोई एक एलिप्टिकल पाथ में जाता, खाली डाटा ही नोट करते रहे साल साल लगा के। ठीक है, तो ये सारा डाटा को लेके बाद में न्यूटन जी महाराज, एप्पल गिरने से नहीं निकलता यार, एप्पल गिर गया वो दिखा दिया लॉ ऑफ ग्रेविटी, वो तो कहानी है। ये सारा जो डाटा रखा गया था उस डाटा को एनालिसिस करते 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 न्यूटन निकाले लॉ ऑफ ग्रेविटी। नॉट दैट कि एप्पल गिर गया दिमाग का बत्ती खुल गया, ऐसा नहीं है, वो कहानी है बच्चों को बताने के लिए। हाँ, हो सकता है कि दैट वाज एन इंसिडेंट हु इंस्टिगेटेड हिम टू थिंक ऑफ व्हाई इट फॉल्स, और उसके बाद किए होंगे, बट देन इट वाज नॉट द रीजन फॉर व्हिच ही डिस्कवर्ड। तो केपलर्स लॉ फॉर प्लैनेटरी मोशन। ये सिर्फ डाटा जुगाड़ किए और बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस इसमें से निकाले, जिसको हम कहते हैं इन्फरेंसेस। वो सर डाटा स्टोर कर दिया और उसमें बताया देखो अच्छा ये होता है वो होता है, ऐसे करके बताया। पहला क्या? फर्स्ट लॉ, एवरी प्लैनेट revolves around sun। हाँ सर यहां तक तो सब जानते हैं, सारे प्लैनेट सूरज की चारों तरफ घूम रहे हैं अराउंड सन। आगे आगे, अच्छा आगे, इन एलिप्टिकल ऑर्बिट्स। ये क्या हो गया सर? एलिप्टिकल ऑर्बिट्स विथ सन बीइंग 8 1 फोसाई। सन को एक फोकस में रखते हुए ये एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूम रहे हैं। अब ये एलिप्टिकल ऑर्बिट का मतलब क्या हुआ? ये फोसाई, कुछ लोग इसको फोकी, कुछ लोग फोसी ऐसे बोलते हैं, मैं फोसाई बोलता हूं। FOCII, FOCII, फोकस। फोकस का प्लूरल, रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई, फोकस का प्लूरल होता है फोसाई। ठीक है, अच्छा ये क्या कहता है फार्मूला? थोड़ा ध्यान से देखो, समझते हैं। इसके ऊपर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, खाली आपको स्टेटमेंट याद रखना है। बोल रहा है कि एवरी प्लैनेट, हर एक प्लैनेट सन के चारों तरफ घूम रहा है। हाँ, कोई बड़ी बात नहीं, घूम रहा है, जानते हैं सब। अच्छा ऐसा है, तो कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, कैसे? कोई एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में, इट इज रोटेटिंग इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट। एलिप्टिकल ऑर्बिट मतलब ऐसा कोई एक ऑर्बिट को कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। समझ में आया? ऐसा गोल हो गया तो सर्किल कहते हैं, इसको कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट। तो ऐसा एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमते हैं। बनता कैसा? जैसे आपको कहा जाएगा, थोड़ा सा जानकारी ले लो, हो जाएगा कोर्स, हम अभी खत्म कर देंगे थोड़ी देर में। जैसे कोई आपको बोला कि ड्रॉ ए सर्किल फिजिकली, तो आप क्या करोगे कि एक राउंडर लोगे, या फिर यहाँ पर मान लो बोर्ड पे एक पिन लगा दिए, यहाँ से एक थ्रेड लगा दिए,
थ्रेड के साथ एक पेंसिल लगा दी, पेंसिल को ये थ्रेड को स्ट्रेच रखते हुए अगर पेंसिल को चलाते रहेंगे तो एक जो कर्व बनेगा उसको हम कहते हैं सर्किल। मतलब सर्किल का हर एक पॉइंट यहाँ से बराबर डिस्टेंस पे है। हाँ सर ये सबको मालूम है। एलिप्स कैसे बनाएंगे? एलिप्स बनाने का तरीका हुआ, किसी बोर्ड पे 2 ठो पिन लगाओ, कनेक्टेड 2 पिन्स, फिर एक लूज थ्रेड ले लो, लूज है ये थ्रेड, क्या है? लूज है, ढीला ढाला। फिर ये थ्रेड को किसी पेंसिल में फंसा के खींच लो, मान लो इसमें एक पेंसिल फंसा है और खींच लिया, मतलब अब थ्रेड ऐसा है, पेंसिल कहाँ है? पेंसिल यहाँ है, ऐसे पकड़ के खींच लिया। अब ये पेंसिल को धीरे धीरे चलाते रहो। जब मैं यहाँ पर ले आऊंगा पेंसिल, तब थ्रेड कैसे होगा सोचो, ऐसे ऐसे। फिर मैं पेंसिल को चलाते रहा, जब यहाँ पे लाऊंगा पेंसिल, थ्रेड कैसे रहेगा? ऐसे ऐसे, लाइक दिस। इसके ऊपर रहते हुए पेंसिल को ऐसे पकड़ते हुए, फंसाए हुए इसके साथ पकड़ते हुए आप इसको मूव करवाते जाओ, फिर देखोगे कि ऐसा कोई एक फिगर बनेगा, उस फिगर को कहेंगे एलिप्स। क्या बात समझ में आया? मतलब एलिप्स के ऊपर कोई एक पॉइंट ले लो, ये पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस क्या हो गया? दिस प्लस दिस, जितना है इस पॉइंट से यहाँ का डिस्टेंस जोड़ो तो उतना ही होता है। सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम 2 फिक्स्ड पॉइंट्स इज ए कांस्टेंट, दैट इज द लोकस ऑफ एन एलिप्स। मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि ये जो एलिप्स है बनाने में हमें यहाँ पर 2 पॉइंट की मदद लेना पड़ा, इनको कहते हैं फोकस। उनका 2 ठो है, हर एलिप्स का 2 फोकस होता है, फोकस का प्लूरल होता है फोसाई। क्लियर? अब जब किसी कोई भी एक प्लैनेट सन की चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा घूम रहा है कि मान लो कि ये हो गया आपका कोई प्लैनेट का ऑर्बिट, वो ऐसा घूम रहा है कि इसका भी 2 फोकस हो गए, यहाँ पे होगा, तो सन को एक फोकस में रखते हुए वो चलेगा। कोई दूसरा, मान लो कि कोई दूसरा प्लैनेट वो कुछ ऐसा घूम रहा है, सपोज हम कहेंगे इट इज गोइंग लाइक दिस, छोटा सा ऑर्बिट में घूम रहा है, ये छोटा सा ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन हुआ यह कि उसका भी एक फोकस में है। कोई प्लैनेट ऐसे घूम रहा है इस रास्ते में, कोई प्लैनेट ऐसे घूम रहा है इस रास्ते में, दे आर मूविंग इन डिफरेंट ऑर्बिट्स, बट द सन इज एट वन ऑफ देयर फोसाई। Now go back to the statement. Every planet revolves around sun in elliptical orbits, with sun being at one of the foci. जब कोई प्लैनेट सन की चारों तरफ घूमता है, इजी लैंग्वेज में बोले तो प्लैनेट का ऑर्बिट कैसे होता है? एलिप्टिकल, और उसका जो 2 फोकस है उसमें से किसी एक फोकस में सन रहता है। सिंपल कहानी यही, कोई मैथमेटिकल न्यूमेरिकल नहीं, बस कहानी है, समझना है, जानना है। क्या आपको समझ में आया? बट अगला जो सेकेंड लॉ है बड़ा खूंखार है, चलिए समझते हैं। सेकेंड, each planet moves around sun in such a way that its aerial velocity, एरियल, अब कंफ्यूज करोगे सारे, एरियल क्या है, थोड़ा बढ़िया से लिखते हैं, AREA, एरिया, एरियल वेलोसिटी is constant, aerial velocity remain constant, that is the line joining sun and planet sweeps equal area, line joining sun and planet sweeps equal area in equal time. Why? State and explain
केप्लर्स सेकेंड लॉ। स्टेटमेंट तो हो गया, समझाने वाली बात है। जो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया हो, मैं कोशिश करता हूँ समझाने की। पहले भी हम वेलोसिटी के बारे में सुने हैं, एंगुलर वेलोसिटी ये से, और एक टॉप सुने होंगे लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी मतलब एक लाइन में कोई जा रहा है, कितना दूर गया, उससे हम लीनियर वेलोसिटी पता करते हैं, कितने समय में कितना दूर गया। यहाँ पर बात आ रहा है एक नया टर्म का, जिसका नाम है एरियल वेलोसिटी। एरियल वेलोसिटी मतलब समझे, each planet moves around sun in such a way that its aerial velocity remain constant, i.e. मतलब the line joining sun and planet sweeps equal area in equal time। मतलब हुआ ये कि सपोज हम कहेंगे कि ये कोई एक सैटेलाइट का ऑर्बिट है, ठीक है ये, और आप जानते हो कि घूमते वक्त सन को कहीं हो यहाँ पे कहीं एक फोकस में रखता है, ठीक है। और चलो मानते हैं कि ये सैटेलाइट जो अभी कभी यहाँ पे था और थोड़ी देर में चल रहा था तो यहाँ पे आ गया होगा, सैटेलाइट इज मूव हियर। हाँ, फिर वो सैटेलाइट कभी यहाँ पे था, है ना, और यहाँ से वो सैटेलाइट यहाँ से फिर वो यहाँ पे आ गया होगा। मतलब दिस सैटेलाइट इज कंटिन्यूअसली मूविंग इन द ऑर्बिट, क्योंकि वो ऐसे चल रहा है, कभी वो यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, यहाँ पे था यहाँ पे आ गया, ठीक है। थोड़ा फिगर को बड़ा करते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा, मेरे को भी अच्छा लगेगा। खर्चा कहाँ है? सपोज हम कहेंगे दिस इज व्हाट इज द ऑर्बिट। अब कोई प्लैनेट यहाँ, सन कहाँ था, यहाँ था, प्लैनेट यहाँ पे था, थोड़ी देर के बाद वो आके यहाँ पे पहुंच गया। कितनी समय के बाद ऐसे जा रहा था? चलो मानते हैं t1 टाइम के बाद। फिर वो सैटेलाइट कभी यहाँ पे, प्लैनेट कभी यहाँ पे था, यहाँ पे, और क्या हुआ, थोड़ी देर के बाद आके यहाँ पर आ गया, क्योंकि चल रहा था तो चलेगा तो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t1, यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए टाइम लगा t2। अब ये लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ क्या कहता है? कहता है कि आप एक काम करो, आप निकालो ये एरिया। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया। ये कौन सा एरिया है कि इसको और इसको ज्वाइन करता हुआ लाइन कितना एरिया साफ किया है। एरिया स्वीप्ड बाय द लाइन जॉइनिंग प्लैनेट एंड सन, इन दोनों को जोड़ता हुआ लाइन कितना एरिया को स्वीप किया है? ये एरिया को स्वीप किया है। यहाँ पर, यहाँ से जब यहाँ पर आया कितना एरिया को स्वीप किया है? कितना एरिया को स्वीप किया है? दे स्वीप दिस एरिया। चलो मानते हैं कि एरिया A1 है, ये एरिया A2 है। लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है द प्लैनेट, each planet revolve around sun in such a way that its aerial velocity remain constant। means A1 डिस्टेंस जाने, A1 एरिया जाने के लिए टाइम लगा t1, A2 एरिया जाने के लिए टाइम लगा t2, तो A1 by t1 हो गया एरियल वेलोसिटी, A2 by t2 हो गया एरियल वेलोसिटी। यहाँ पर बोलता है कि एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है, मतलब A1 by t1 is equal to A2 by t2, बराबर समय में बराबर एरिया वो मूव करेगा। यही है सेकेंड लॉ। सर इतने बड़े बड़े चीजें लोगों को पता कैसे चलता है? सर सिंपल सा चीज है भाई, डाटा तो स्टोर किए, मैं बोल रहा था डाटा स्टोर करते करते प्लॉट किए, प्लॉट करने के बाद ये सब चीजें मिला उसे, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, बाय केप्लर्स लॉ हम कहेंगे ऐसे फिगर बना देना, चाहे तो आप इसको स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल d, c, स्मॉल d लिख सकते हो, एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हो। इफ planet moves from A to B in time t1 and C to D in time t2, then area A1 by T1 is equal to area A2 by T2, that is A1 by T1 is equal to A2 by T2, is a constant। क्या बात समझ में आया? कैसे हुआ मत पूछना,
क्योंकि लॉ है, लॉ मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी प्रूव्ड बट इट इज सीन फ्रॉम द डाटा रिकॉर्डेड, इट कैन बी वेरीफाइड बट कैन नॉट बी प्रूव्ड। पता चला कि A1/T1 इज इक्वल टू A2/T2, ये हो गया केप्लर सेकेंड लॉ। तो यहाँ से कुछ मैथमेटिकल इम्प्लीकेशन भी निकलता है। डायरेक्ट सेकेंड लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, देखेंगे, बट बिफोर दैट एक और चीजें समझ में आता है केप्लर लॉ से। इसको केप्लर लॉ का पार्ट ए कहो, सेकेंड लॉ का, ये सेकेंड लॉ का पार्ट बी कहो, हम बात करेंगे केप्लर सेकेंड लॉ का पार्ट सी का। अब हुआ यूं है कि गुड एक सैटेलाइट कोई एक प्लैनेट सन की चारों तरफ घूम रहा है, क्या स्पीड में, से v0 स्पीड में घूम रहा है। सन है यहाँ पर, अब सन यहाँ पर है तो आपको हो गए एक्सक्यूज मी, सपोज ये यहाँ से r डिस्टेंस में है और ये जो कहानी चल रहा है, अभी हम बात कर रहे हैं, कोई प्लैनेट मूव कर रहा है, क्या स्पीड में, v0 स्पीड में मूव कर रहा है। कितनी समय की बात है, छोटी सी समय में, dt सेकेंड में। अब सीरियसली एक छोटा डिस्टेंस क्या होगा, मतलब यहाँ से डिस्टेंस आ रहे तो यहाँ से भी डिस्टेंस आ रहे, यहाँ से भी डिस्टेंस आ रहे, अब सब ठीक है, ऐसा है। तो ये पॉइंट को P कहो, इसको Q कहो। लेट प्लैनेट मूव फ्रॉम P to Q in dt seconds. तो what is the small area? Small area swept. कौन सा एरिया है स्मॉल एरिया स्वेप्ट? यही तो एरिया है। कौन सा एरिया? ये जो एरिया है इसको कहेंगे स्मॉल एरिया स्वेप्ट। यही तो स्मॉल एरिया है। दिखाएं तो छोटा सा एरिया है, क्योंकि dt सेकंड में छोटा सा डिस्टेंस गया होगा ना, तो छोटा सा एरिया मिला। ये स्मॉल एरिया स्वेप्ट कितना है वो एरिया? व्हाट इज दैट एरिया कमिंग आउट टू बी? यू नो इट इज हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है? बेस इज द डिस्टेंस इट मूव्ड इन dt सेकंड्स। अगर v0 स्पीड में जा रहा था तो हम कहेंगे कितना दूर गया होगा? v0 इनटू dt। v0 क्या है? उसका वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द प्लैनेट व्हेन इट इज एट डिस्टेंस r। अच्छा, हाफ बेस हाइट, ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस तो r है ना। तो इसका मतलब हुआ dA/dt क्या है? एरियल वेलोसिटी। हम लिखते थे ना, अगर कोई चीज कांस्टेंट वेलोसिटी में जा रहा है तो वेलोसिटी को आप कह सकते हो टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम, और ds/dt, s/t भी कह सकते हो और ds/dt भी कह सकते हो। दिया गया कि ये कांस्टेंट एरियल वेलोसिटी में जा रहा है, इसको a/t भी कह सकते हो, da/dt भी कह सकते हो। सो एरियल वेलोसिटी da/dt क्या हो गया? देखिए तो भाई, अगर da हुआ ये चीज, da/dt क्या हो गया? हाफ v इंटू r। ठीक है, it is half v0 into r by Kepler's law dA/dt is constant, मतलब half v0 into r is constant, मतलब v0 into r is constant। तो कोई प्लैनेट जब सन की चारों तरफ घूम रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ स्पीड ऑफ द प्लैनेट एंड द रेडियस और द डिस्टेंस ऑफ द प्लैनेट फ्रॉम द सन इज ए कांस्टेंट। आर क्या था? v0 क्या था? स्पीड ऑफ प्लैनेट, और आर क्या है? डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट फ्रॉम कहां से? सन। तो ये चीजें कांस्टेंट है, v0 इंटू आर इज ए कांस्टेंट। कितना इंटरेस्टिंग है, देख रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई प्लैनेट सन की चारों तरफ घूम रहा है, मान लो कि सन यहाँ पे है, कोई प्लैनेट घूम रहा है, तो कभी डिस्टेंस ये था r और ये था स्पीड। जब वो दूर पे है
तो इसका डिस्टेंस ज्यादा है, स्पीड कुछ v1 है, ये r1 है। जब पास में है, व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू सन, तो आप कहोगे उसका स्पीड कुछ v2 है और डिस्टेंस कुछ r2 है। तो इसका मतलब v1 r1 ये कांस्टेंट इज इक्वल टू v2 r2। इसका मतलब हुआ व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू सन, v इंटू आर कांस्टेंट है, यहां पर है तो r छोटा है तो v बड़ा है, यहां पर है तो r बड़ा है तो v छोटा है। दूर में रहेगा धीरे धीरे जाएगा, पास में रहेगा जोर से जाएगा। सो व्हेन द प्लैनेट इज अवे फ्रॉम सन, इट्स स्पीड इज लेस, धीरे धीरे जाता रहता है। व्हेन द प्लैनेट इज क्लोज टू सन, r कम हो गया तो v ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि v इंटू आर इज ए कांस्टेंट। समझ में आया? तो आप कहोगे 10। सो स्पीड ऑफ प्लैनेट is more when it is close to sun, जब ये सन के आसपास है स्पीड ज्यादा है, सन से दूर है, पेरीजी अपोजी ऐसे करके पढ़ाते हैं। सन से दूर है तो आप कहोगे स्पीड कम है, सन के पास है स्पीड ज्यादा है। यहाँ पर और भी एक चीज आता है, देखो सेकेंड लॉ में कितना सारा चीज करना पड़ रहा है। पहले लॉ समझाना पड़ा, लॉ का स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेनेशन, फिर लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन क्या है, डी बाई डी टी इज इक्वल टू कांस्टेंट, उसमें से वी आर इज इक्वल टू कांस्टेंट निकालना पड़ा। तीसरा है कि यहाँ पे सी गया डी में देखेंगे। अब केपलर बोल देंगे, हम मान लेंगे, हम बोलते हैं कोई स्टेटमेंट को लॉ कब कहते हैं, जब उसको प्रूव नहीं कर सकते, वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर तो बात चल रहा है प्लैनेट का, प्रूव करनी तो दूर की बात है, लॉ है। क्या वेरीफाई कर सकते हैं कि हाँ सचमुच ऐसे हो रहा है, चलो देखते हैं सैटर्न कैसे घूम रहा है या फिर जुपिटर कैसे घूम रहा है तो कर भी नहीं सकते। नाउ वी कैन वेरीफाई, नाउ वी कैन प्रूव इट। मानेंगे कैसे? केपलर बोल दिए, बड़े आदमी अच्छे लोग हैं, ठीक ठाक बोल रहे होंगे, ऐसे भी नहीं चलेगा। साइंस तो किस पे भरोसा नहीं करता है, नहीं? हाँ, तो फिर कैसे किए? तो फिर उसको जस्टिफाई करने की कोशिश किए। कैसे जस्टिफाई किए? जैसे मान लो कि यहाँ पर जब कोई एक सैटेलाइट, कोई एक प्लैनेट जब सन की चारों तरफ घूम रहा था, सन इसके ऊपर उसको ऐसे खींच रहा था, सन वाज पुलिंग इट लाइक दिस, इस डायरेक्शन में। अब ये जो फोर्स है वो फोर्स के चलते इसका इस एक्सिस में क्या होगा कि कहेंगे फोर्स का इस डायरेक्शन, फोर्स विल बी पासिंग थ्रू सन, द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स विल बी पासिंग थ्रू सन। तो जब कोई फोर्स किसी एक सन की लाइन ऑफ एक्शन पासेस थ्रू दी पॉइंट ऑफ रोटेशन, इट डज नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क और मोमेंट। आप लोगों को रोटेशनल मोशन, रिजिड बॉडी डायनेमिक्स नहीं पढ़ाया गया है, तो उसमें आता है टॉर्क और मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम। बस यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आपको एक्सेप्ट करना है, क्योंकि वो चैप्टर नहीं पढ़ा है, थोड़ा बहुत नॉलेज आपके पास होगा माइनर क्लासेस से, तो बात अलग है। टॉर्क को क्या बोलते हैं आपकी लैंग्वेज में? अघूर्णन, ठीक है। कोणीय परिवेग, जैसे एंगुलर मोमेंटम, हाँ कोणीय परिवेग कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो चीज यह है, अगर थोड़े बहुत सुने होंगे तो अच्छी बात है, नहीं सुने होंगे तो मान लो सर इतना सारा चीज सही बोले तो ये झूठ थोड़ी बोलेंगे, सही बोल रहे होंगे। क्या लिखेंगे? वेरिफिकेशन ऑफ, क्योंकि वो लोग पूछते हैं आपको, वेरिफिकेशन ऑफ सेकेंड लॉ बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। लॉ को वेरीफाई करने की कोशिश करते हैं। कौन सा लॉ? केपलर्स सेकेंड लॉ। कैसे? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। थोड़ा इसको समझो, ज्यादा थ्योरी नहीं है, थोड़ा सा थ्योरी। व्हेन प्लैनेट इज revolving around sun, the force on planet is directed, the force of gravity is directed
टूवर्ड्स सन, ये सन की तरफ होता है क्योंकि सन उसको खींच रहा है। लॉ की शुरू में ही पढ़े, टू मासेस अट्रैक्ट ईच अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, तो ये ऐसे होता है। सन, द फोर्स ऑन प्लैनेट इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स सन, सो दिस फोर्स does not produce any torque about an axis through sun. Hence, angular momentum of planet around sun remain constant. This is law of conservation of angular momentum. क्योंकि कोई टॉर्क नहीं आएगा, जैसे जब तक कोई फोर्स नहीं आएगा लीनियर मोमेंटम नहीं बदलेगा, जब तक टॉर्क नहीं आएगा एंगुलर मोमेंटम नहीं बदलेगा। और शायद आप लोग पढ़े होंगे माइनर क्लासेस में कि जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ घूम रहा है, बोर्स थ्योरी वगैरह पढ़े होंगे, द एंगुलर मोमेंटम मस्ट बी होल नंबर मल्टीपल ऑफ h/2 पाई, क्या मालूम पढ़े होंगे नहीं पढ़े होंगे माइनर क्लासेस में, ऐसा करके था। ये जो MVR है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। तो क्यों ये एंगुलर मोमेंटम कब नहीं बदलेगा? जब कोई टॉर्क नहीं होगा तो नहीं बदलेगा। जो फोर्स आ रहा है सन में आ रहा है वो घुमाने की ताकत नहीं रखता है, समझ में? इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। तो आप कहोगे MVR इज ए कांस्टेंट। इसमें M क्या है? मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट। V क्या है? स्पीड ऑफ प्लैनेट। R क्या है? रेडियस ऑफ ऑर्बिट और डिस्टेंस फ्रॉम सन। अगर MVR कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम रिमेन कांस्टेंट, इसका मतलब आप कहोगे मास तो ऐसे ही कांस्टेंट है, V into R इज ए कांस्टेंट, मतलब V1/V1r1 इज इक्वल टू V2r2। इसको रेडियस ऑफ ऑर्बिट की जगह हम लिख सकते हैं डिस्टेंस फ्रॉम सन। यही चीज तो हमें यहाँ पे भी दिख रहा है। From law of conservation of angular momentum we could see that when the planet is revolving around sun, planet के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा है जो कि सन की तरफ है। जब कोई फोर्स किसी एक एक्सिस से पास करता है उस एक्सिस में वो कोई टॉर्क नहीं बनाता है, टॉर्क नहीं बनाएगा तो देयर विल बी नो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। सो MVR होता है एंगुलर मोमेंटम। MVR क्या है? ये MVR क्या है? एंगुलर मोमेंटम इज ए कांस्टेंट। लिख देते हैं एंगुलर मोमेंटम। सर कैसे हुआ पूछोगे तो मैं फंस जाऊंगा क्योंकि चैप्टर नहीं पढ़ाया गया। एंगुलर मोमेंटम MVR is a constant is equal to MVR is equal to a constant। अब एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है तो मिला V1r1 is equal to V2r2। अच्छा, अगर ये बात है, हमारे प्यारे प्रोफेसर साहब भी तो कुछ वही बोल रहे थे, तो लोग बोले हाँ ये जो डाटा अपना स्टडी करके बोल रहे हैं, हम लोग इधर से भी देख रहे हैं कि V1r1 is equal to V2r2, मतलब सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं कि V1r1 is equal to V2r2, मतलब एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व, तो V1r1 is equal to V2r2 हो रहा है। तो ये लिखने के पीछे मकसद क्या था? केपलर सेकेंड लॉ पे क्या क्वेश्चन आएगा? स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर सेकेंड लॉ, क्या कहाँ तक लिखना है? स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर सेकेंड लॉ अगर पूछेगा तो हमें कहाँ तक लिखना है? कहाँ तक लिखना है? यहाँ तक लिखना है। नो, स्टेट एंड एक्सप्लेन केपलर सेकेंड लॉ यहाँ तक लिखना है। डिराइव द मैथमेटिकल फॉर्मूला फॉर सेकेंड लॉ, d/dt इक्वल टू दिस हाफ v नॉट r, ये पॉइंट नंबर C को लिखना है। डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन क्या गया? v नॉट r इज ए कांस्टेंट। एंड कंक्लूजन क्या है? स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज मोर व्हेन इट इज क्लोज टू सन। प्लैनेट सन के पास रहेगा ज्यादा स्पीड रहेगा, दूर रहेगा छोटा स्पीड रहेगा। जैसे
हम कहेंगे ये पास में है, स्पीड ज्यादा है, ये दूर में है, छोटा सा स्पीड है। ये छोटा स्पीड दूर में है तो छोटा स्पीड, पास में तो बड़ा स्पीड, क्योंकि डिस्टेंस इनटू स्पीड इज ए कांस्टेंट। फिर तीसरा आएगा कि वेरीफाई द लॉ विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कि केपलर जी महाराज जो बोल रहे हैं हमें अंधे की तरह नहीं मानना है, हमें प्रूव कर लेना चाहिए और जस्टिफाई कर लेना चाहिए विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। देखा सेकेंड लॉ कितना टेढ़ा है। नाउ केपलर थर्ड लॉ, कितना तकलीफ देते हैं ये साइंटिस्ट लोग, कितने सारे लॉ लिख देते हैं, नहीं? अरे यार लिखते क्यों है कि हम लोग को पढ़ना पड़ता है। थर्ड, ठीक है, क्या बोल रहा है एवरी प्लैनेट मूव अराउंड सन in such a way that the square of time period is proportional to the cube of mean radius। अब ये टर्म आया मीन रेडियस। क्या मीन रेडियस मतलब ये जो एलिप्स है, ये सर्किल होता तो यहाँ से ये जितना होता ये उतना होता, ये जो लेंथ है एक बड़ा वाला एक छोटा वाला, मान लो कि ये ए है, यहाँ पर आपको याद रखना है कि ए का नाम है सेमी मेजर एक्सिस। सेमी क्यों? क्योंकि पूरा होता तो मेजर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस, बात कर रहे हैं आधे का तो सेमी मेजर एक्सिस। बी को क्या कहते हैं? सेमी माइनर एक्सिस। हमें नहीं चाहिए। ये जो सेमी मेजर एक्सिस है इसको कहते हैं मीन रेडियस। एलिप्स का रेडियस, मीन रेडियस कितना है? सर्किल का रेडियस समझ में आता है, एलिप्स का इसको कहते हैं मीन रेडियस। तो क्या कहता है कि अगर कोई प्लैनेट को if t is time period of revolution, then by third law the square of the time period t square is proportional to a cube। क्या लिखा? Square of the time period is proportional to a cube। a क्या है? a is the semi major axis जिसको कहते हैं मीन रेडियस। लॉ डाटा ऑब्जर्व करके निकाले भाई साहब, और हमें करना पड़ रहा है। लेकिन भाई साहब तो आसमान पे देखते देखते दुनिया जिंदगी निकाल दी, फिजिक्स निकाल दी, हम कैसे प्रूफ करेंगे कि ये होता है? तो हम पे आता है क्वेश्चन, तो लो तुम लोग करो कि ठीक है, किसी तरह से तुम जस्टिफाई करो कि जो बोल रहे थे सही है, कि ऐसे भी कोई फेंक देगा हम विश्वास कर लेंगे क्या? वही 300 साल पहले, हाँ, रावण पुष्पक विमान में बैठ के सीता मैया को ले गया था। सुनने में तो अच्छा लगता, विश्वास हो रहा है क्या? तब भी हेलीकॉप्टर था क्या? अरे हेलीकॉप्टर था, पेट्रोल कहाँ से आता था? पेट्रोल नहीं था। सिग्नल कैसे जाता था? इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आता था? अंधेरा ही अंधेरा था। बैटरी कहाँ से आता था? सोलर। विश्वास ही नहीं हो रहा है। अब जब हो गया, हाँ अब अगर हो रहा है तो तब क्यों नहीं हो रहा? नहीं तो लग रहा है थोड़ा। तो वैसे ही हमें ये अभी जस्टिफाई ये करना है कि जो बोल रहे थे हाँ ये सही है। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हमें तो क्वेश्चन की तैयारी करना है। क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूजिंग क्वेश्चन ऐसे आएगा, यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन for circular orbit, verify the Kepler's third law। Kepler's third law। हाँ, मोगम वो खुश हुआ।
थर्ड लॉ। मतलब सोचो कि सर्कुलर ऑर्बिट है और प्रूफ करोगे टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। लेकिन हमें तो बड़े इंटेलिजेंट है, हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अगर आप देखोगे ये चीजें हमें करना है तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, अगर तुम ध्यान दोगे तो। चलो फिर से दोबारा कर देते हैं। क्या था? सर्कुलर ऑर्बिट लेके सोचो, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। अबे सर्कुलर कैसे हो गया? नहीं, सर्कुलर ऑर्बिट लेके करना है, ये सर्कुलर ऑर्बिट है। अब इसमें कोई चीज, प्लैनेट जो है वो यहाँ पे है, प्लैनेट, ये प्लैनेट यहाँ पे सेंटर में, और ये प्लैनेट के चारों तरफ कोई चीज गोल गोल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है? उसका रास्ता कुछ ऐसा है इस ऑर्बिट में। हम जानते हैं कि नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर ये m है, ये m है, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है और इसका ऑर्बिटल स्पीड v नॉट है, इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी है v नॉट। तो आप कहोगे हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। हम लोग किए थे, दोबारा लिख देता हूं क्योंकि आता है, स्कूल वाले इसको बहुत मजे लेके पूछते हैं। हाँ, लिखना पड़ेगा। लेट अस कंसीडर ए प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, करके ये सब चीजें लिखना पड़ेगा, वो सब तुम लोग लिखो। ये बीच में क्या है? बीच में क्या है? सन है। ये कौन है? सन है। ये देखो गर्मा गर्म रेड है। ये कौन है? प्लैनेट है। ये प्लैनेट घूम रहा है। फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² बाई r। mv² बाई r इज इक्वल टू m बाई r²। एक m दूसरा m को खा गया, मिला। अब इतना लफड़ा क्यों करेंगे? हम तो दूसरा फॉर्मूला भी जानते हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक दूसरा फॉर्मूला भी हमें मालूम है, वो क्या है? m ओमेगा² r। हाँ, m ओमेगा² r, ये फॉर्मूला भी जानते हैं। दैट इज इक्वल टू m बाई r²। ये m को m खा गया, मिला ओमेगा² इज इक्वल टू gm बाई r³ ने। और यहां से पता चला ओमेगा इज RL ओमेगा²। ओमेगा को हम लिख सकते हैं कैसे? ओमेगा यू नो इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड। सो 4 पाई² बाई t² इज इक्वल टू gm बाई r³। अब इसमें gm 4 पाई सब कुछ कांस्टेंट है। क्या मिला? t² इज प्रोपोर्शनल टू r³। सो वेरीफाइड। जो ये बोल रहे थे, कौन? केपलर बोल रहे थे कि द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड। स्टेटमेंट क्या था? स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to the cube of mean radius. Square is proportional to r³। अब खाली r बोलने से समझ में नहीं आता क्योंकि एलिप्टिकल ऑर्बिट है। r क्या है? मीन रेडियस। मीन रेडियस मतलब सेमी मेजर एक्सिस। t² is proportional to r³। तो केपलर थर्ड लॉ भी यहाँ पे जस्टिफाई हो जाता है। क्या बात समझ में आया? और यहाँ पे ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म होता है। चैप्टर फिनिशेस हियर। ठीक है, कितने सारा थ्योरी है देखिए, छोटे मोटे फॉर्मूले इसके ऊपर है। हाँ, तो तुम लोगों को समझ में आया सब कुछ? तो यहाँ पर ये ग्रेविटेशन चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है।